रूस के विध्वंसक हमलों से यूक्रेन दहल गया है। कीव पर, राजधानी पर रूस के ताबड़तोड़ हमले हुए। रूसी ड्रोन ने राजधानी कीव में जबरदस्त तबाही मचाई है। ये देखिए तस्वीरें। तो कीव पर रूस का बड़ा हमला, ड्रोन और मिसाइल से कीव पर अटैक, स्कूल और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान। रूस ने रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया। तो कुल मिलाकर रूस ने बड़े हमले करके विध्वंसक हमलों से यूक्रेन को दहला दिया है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को किया गया है ज्यादातर हमलों में टारगेट। रिहायशी इलाकों पर भी हमले हुए हैं। रूसी हमलों से यूक्रेन में बड़े पैमाने पर तबाही मची है। जो ताजा तस्वीरें सामने आई हैं वो इसकी गवाही दे रही हैं। और किया है हमला, एमएलआरएस से दागे विध्वंसक रॉकेट और रूसी हमले में यूक्रेन का सैन्य बेस तबाह। और देखिए बड़ी खबर ज़ैपोरिजिया से भी है। ज़ैपोरिजिया में रूस का भीषण हमला हुआ है। रूसी टैंकों ने ज़ैपोरिजिया में तबाही मचाई। यूक्रेन के सैन्य ठिकाने को रूस ने यहां पर कुछ ऐसे तबाह कर दिया। तो रूसी हमलों से दहला यूक्रेन। 71 मिसाइल, 450 ड्रोन से किया हमला। करीब 1 घंटे तक रूस ने ये हमले जारी रखे। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया है रूस ने। जी और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार निशाना बनाया गया है। कहां कहां हमले हुए हैं उसकी पूरी डिटेल ये रही आपके सामने। राजधानी कीव पर हमले हुए, कुपियांस्क में कई अहम ठिकानों को बनाया गया निशाना। ज़ैपोरिजिया, खार्किव भी दहला दिए गए हैं। लगातार बड़े बड़े हमले हो रहे हैं इन तमाम इलाकों में। रूस की रणनीति देखिए क्या है। एक ही इलाके पर एक साथ कई हमले अब रूस की सेना करती नजर आ रही है। बिजली, हीटिंग और पानी बंद करना, ये कुल मिलाकर मंशा नजर आ रही है। और सर्दी का फायदा उठाकर दबाव बनाने की रणनीति पर इस वक्त रूस काम करता नजर आ रहा है। समर्पण करो या मरो की स्थिति में लाना रूस का मकसद नजर आ रहा है। तो ये कुल मिलाकर अभी स्ट्रैटेजी, रणनीति नजर आ रही है। संजय सोय साहब, किस तरह से आप देखते हैं कुल मिलाकर अभी रूस के तगड़े घातक हमले ये तो यही बता रहे हैं कि इस सर्दी में यूक्रेन का हाल बुरा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ऐसे में शांति की एक तरफ कोशिश और दूसरी तरफ इतने भयानक भयावह हमले, मतलब क्या नजर आता है, रणनीति क्या है? ये बिल्कुल समीर, देखिए ये काफ़ी सोची समझी रणनीति के तहत रशिया काम कर रहा है। हाँ। 1 हफ्ते का ब्रेक था। इस समय में वहाँ पर कीव में रात को टेम्परेचर -17 जा रहा है और जो कि काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। ऐसे में जो अटैक रशिया ने टारगेट किया एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनके थर्मल पावर प्लांट्स को, जिससे कम से कम सैकड़ों बिल्डिंग्स में पावर सप्लाई बंद हो गई है और वहाँ पर भयंकर ठंड है। ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की रशिया की कोशिश है कि देखिए अगर आप इस तरह से लड़ाई लड़ते रहे, आप घुटनों पे नहीं आए, जैसे आपने कहा कि या तो बात करो या मरो, यह बात है। तो इस तरह से साइकोलॉजिकल प्रेशर है कि आपको नहीं तो इससे ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। और देखा जाए तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में रशिया पहले भी हमले करता रहा है, लेकिन ये टाइमिंग इस समय में ऐसे है कि सर्दी का, भीषण सर्दी के समय में जो हमले किए हैं ये डेफिनेटली दिखाता है कि रशिया अभी भी युद्ध रोकने के मूड में नहीं है। दूसरी बात, अभी 20 दिन रह गए, मेरे हिसाब से इस समय में शायद हमले और तेज हो जाएंगे, जमीनी हमले भी तेज और हवाई हमले भी तेज, ताकि रशिया चाहेगा कि इससे पहले, सर्दी खत्म होने से पहले ही युद्ध समाप्त हो और कहीं ना कहीं यूक्रेन बातचीत के लिए राजी हो। इस समय में अमेरिका भी तैयार है और यूरोपियन
यूरोपियन यूनियन को अपनी मुसीबत पड़ी हुई है, कहीं ग्रीनलैंड का चक्कर या उनके अपने डिफेंस बजट्स और उनका आपस में ही थोड़ा सा मेल मिलाप इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो रशिया यही चाहेगा कि 4 साल होने से पहले ही शायद कहना के प्रेशर डाल के बात। बिल्कुल, रूस के लिए, पुतिन के लिए ये समय भी शायद सबसे सही समय है, क्योंकि अमेरिका भी ईरान से इंगेज नजर आ रहा है इस वक्त। और देखिए, यूक्रेन के खार्किव में रूसी हमला हुआ है और रूस ने स्कंदर मिसाइल से हमला किया है। रिहायशी इलाकों पर यह हमला किया गया। आधी रात को रूसी विध्वंस देखने को मिला। और देखिए, इस वक्त जो मौजूदा स्थिति नजर आ रही है वो ये है कि खार्किव के कई हिस्सों पर पहले से ही रूस का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है और अब यहां पर नए सिरे से रूस झोंकता हुआ नजर आ रहा है। पूरी ताकत, आर्टिलरी अटैक के अलावा मिसाइल हमले भी खार्किव में जारी हैं। यूक्रेनी सेना छापा मार युद्ध लड़ रही है। यहां पर खार्किव रूस से लगा हुआ इलाका है और लगातार खार्किव के तमाम इलाकों में रूसी सेना बढ़त बनाती हुई नजर आ रही। तो देखिए, इस पूरे अवसर का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है पुतिन की तरफ से। खार्किव में ये जो नए ऑपरेशंस हैं, ये जो नई स्ट्रैटेजी है, वो क्यों है, इसका क्या मतलब है और पुतिन का लक्ष्य क्या है, इसको समझने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि पुतिन कुछ कंसिडरेबल करना चाहते हैं इस मौके पर, इस समय। तो पुतिन की सेना का मिशन खार्किव, देखिए खार्किव में रूस के हमले तेज हो गए हैं और बफर जोन बनाने में कामयाबी मिली है। अंदरूनी इलाके में रूसी सेना घुस चुकी है। पुतिन के आदेश पर खार्किव में यह एक्शन लिया गया है। मिलोवोय और डेक्ट्यानोरिये में जंग जारी है और साथ ही वोल्चंस्क के जंगलों में भी भीषण जंग चल रही है। खार्किव पर कब्जा करना चाहते हैं पुतिन। खार्किव पर कब्जा हुआ तो यूक्रेन कमजोर होगा। खार्किव लंबे समय से प्रायोरिटी लिस्ट में रहा है पुतिन के, और अभी शायद एक फाइनल ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। और इस बीच देखिए, खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का पुतिन पर बयान आया है और कहा है कि पुतिन ने मेरी बात मानी। पुतिन ने 1 हफ्ते के लिए युद्ध रोका। रविवार से रविवार युद्ध विराम हुआ। पुतिन जल्द युद्ध समाप्त कर दे, ये ट्रंप ने कहा है। तो ट्रंप का एक और बयान। संजय भारद्वाज सर, सवाल ये है कि अभी की सिचुएशन में क्या वाकई में युद्ध विराम की बात करना भी व्यवहारिक लगता है? जल्दी से सुनते हैं ट्रंप को और फिर आपका जवाब लेते हैं। तो सुना आपने ट्रंप को। भारद्वाज सर, युद्ध को चले हुए बरसों हो गए और ट्रंप एक एक दिन और हफ्तों का हिसाब दे रहे हैं। ये जो सिचुएशन है, ये जो माहौल है जिसमें नेगोशिएशन नहीं हो पा रही है, बातचीत भी चल रही है, ऑपरेशन भी ग्राउंड पर चल रहा है, अमेरिका जंग का विस्तार खुद ही करता जा रहा है, लैटिन अमेरिका से ग्रीनलैंड से लेकर ईरान तक। युद्ध विराम की बात करना या इस तरह का आश्वासन देना, क्या ये अपने आप को धोखे में रखना नहीं है? देखिए रवि, मुझे जो समझ में आ रहा है मोटा मोटा कि देखिए मुझे कि ट्रंप और पुतिन में एक अंडरस्टैंडिंग लगभग बन चुकी है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जिस तरीके का बयान आया है कि 1 वीक के लिए आपने युद्ध विराम किया और इसमें आ गए। देखिए, पेच फंसा हुआ है पूरा का पूरा जो यूक्रेन पे और जेलेंस्की पे, कि जेलेंस्की इस बात पे एग्री नहीं कर रहा और उसके पीछे जो पूरा सिस्टम खड़ा है वो पूरा यूरोप खड़ा है कि आप बिल्कुल एग्री मत करिए। देखिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर तो इतना सस्टेन कर चुका है यूक्रेन, इतने 4 साल से कंटिन्यूसली एक रेसिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है, पूरा काउंटर ऑफेंसिव क्रिएट किया हुआ है कि डोनबास रीजन तक ही रशिया को सीमित कर रखा है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा। तो मान के चलिए कि यूरोप डिटरमाइंड है कि नहीं, रशिया को आगे नहीं बढ़ने देंगे। एक बफर जोन निश्चित रूप से रशिया क्रिएट कर चुका है डोनबास रीजन का, लेकिन आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। लेकिन मैं एक बात मुझे जो समझ में आ रही है, अगर नहीं आता है ये टर्म्स एंड कंडीशन में, तो एक यूनिलेटरल अनाउंसमेंट होगा और वो अनाउंसमेंट ट्रंप से आएगा। मुझे जो लग रहा है वो एक्सेप्टेड होगा बहुत कुछ हद तक पुतिन को, लेकिन
जेलेंस्की, क्योंकि प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है, जो जड़ और जमीन की जो लड़ाई है ना, जड़ और जमीन की, देखिए उसमें एनर्जी का बहुत बड़ा फैक्टर है। सारी दुनिया में जो वेनेजुला है या ईरान है या यहाँ पर सैंक्शंस की बात है या ये सही बात है पंकज जी, जो संजय जी आप बात कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यूक्रेन ने जिरकॉन मिसाइल नाकाम की है, 4 जिरकॉन मिसाइलें नाकाम की गई हैं, पैट्रियट इंटरसेप्टर से मिसाइलें नष्ट की गई हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और वहीं यूक्रेन का बेल्गोरोड पर हमला, पावर प्लांट पर किया गया हमला, हाइमार्स मिसाइलों से निशाना बनाया गया। तो बेल्गोरोड पर यह अटैक किया गया है और इसमें हाइमार्स का इस्तेमाल किया गया है। एक बार फिर से पावर प्लांट को टारगेट किया गया है। एनर्जी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगातार इस युद्ध में निशाने पर रहे हैं। एक बार फिर से पावर प्लांट पर किया गया हमला। और देखिए ज़ैपोरिज़िया में रूसी ठिकाने पर रूसी हमला हुआ है। FP2 ड्रोन से यह हमला किया गया, हथियार ठिकाने को बनाया गया है निशाना। ज़ैपोरिज़िया में रूस के अटैक की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। FP2 ड्रोन से इस हमले को अंजाम दिया गया है और निशाने पर था हथियार का ठिकाना। और रूस की फौज का बड़ा हमला, जी हां, फैव 3000 बम से सैन्य पोस्ट को तबाह कर दिया और कीव के पास रूस ने यह बमबारी की। और देखिए इस बीच एक अहम खबर आ रही है, नाटो चीफ मार्क रूटे का कीव दौरा। जी हां, जेलेंस्की और मार्क रूटे के बीच मुलाकात हुई है। रूस बातचीत के लिए गंभीर नहीं है, यह साफ तौर पर नाटो चीफ की तरफ से कहा गया है, मार्क रूटे की तरफ से कहा गया है। और यूक्रेन पर हुए हमलों से यह साबित हो रहा है, यह मार्क रूटे कहते नजर आ रहे हैं। और वहीं रूस के खिलाफ नाटो की बड़ी तैयारी, लिथुआनिया में नाटो सेना की तैनाती। जर्मनी की 45वीं ब्रिगेड लिथुआनिया पहुंची। लिथुआनिया की सेना को मजबूत किया जाएगा। और देखिए रूस के खिलाफ नाटो की तैयारी क्या है आपको बता दें। लिथुआनिया में जर्मन मिलिट्री की तैनाती कर दी गई है। 45वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के 1000 जवान यहां पर पहुंच गए। पहले से जर्मन ब्रिगेड के 500 सैनिक यहां पर मौजूद हैं। यूनिट में शामिल देखिए कौन कौन है। मिलिट्री यूनिट, कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक्स, मेंटेनेंस यूनिट, यानी ये चारों यूनिट्स इस वक्त शामिल नजर आ रही हैं। मकसद क्या है? रूस के खिलाफ नाटो की बड़ी तैयारी अंजाम दी जा रही है। नाटो की सुरक्षा मजबूत करना एक बड़ा मोटिव है। रूस को लिथुआनिया पर हमले से रोकना फिलहाल एक मकसद नजर आ रहा है। मनीष झा हमारे सहयोगी देखिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या ताजा जानकारी मिल रही है? जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें तो हम ये भी देख रहे हैं कि रूस बहुत तगड़े हमले अंजाम दे रहा है। यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को चुन चुन कर बर्बाद किया जा रहा है और दूसरी तरफ नाटो की यह तैयारी होने क्या जा रहा है? देखिए, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति पुतिन से ये कहा कि अभी आप एक हफ्ते के लिए हमला ना करें, तो पुतिन ने एक अच्छा गेस्चर दिखाते हुए एक हफ्ते के लिए स्ट्राइक नहीं किया। और 4 साल के जंग में ये पहली बार था जब एक हफ्ते तक लगातार, अगर आप कहें तो एक छोटा सा युद्ध विराम हुआ। लेकिन हुआ क्या, एक हफ्ते के बाद नाटो चीफ वहां पहुंच गए। नाटो चीफ कीव में पहुंचकर ये कह रहे हैं कि युद्ध खत्म होने के बाद हम वहां पर अपनी सेना रखेंगे। तो फिर जाहिर है कि रूस, आखिर सारा जंग तो इसी बात को लेकर है कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनने देना है या नाटो की आर्मी को किसी भी कीमत पर रूस यूक्रेन में तैनात नहीं होने देना है। लेकिन अगर नाटो चीफ ये कहते हैं कि रूस बातचीत के लिए गंभीर नहीं है और यूक्रेन में जाकर वहां पर वो ताल ठोकते नजर आते हैं, तो ये अपने आप में विरोधाभास है। और रूस इसी वजह से कहें तो कि जिस तरीके से कल रूस की सेना ने स्ट्राइक किया,
वो सारा क्रेडिट नाटो चीफ को जाता है कि अगर नाटो चीफ ने ये उकसावे की बात नहीं कही होती, वो दौरा नहीं किया होता, तो शायद स्थिति अभी दूसरी होती है। ऐसे वक्त में जब रूस, अमेरिका और यूक्रेन के बीच ट्राइलेटरल मीटिंग हो रही है और नाटो के नाम पर ही ये युद्ध शुरू हुआ है, तो मुझे लगता है कि नाटो चीफ अगर नहीं गए होते तो ये ज्यादा बेहतर होता इस पूरे सिचुएशन के लिए। लेकिन अगर नाटो ये सोचता है कि हम अपनी तैयारी जारी रखेंगे और हम यूक्रेन को सपोर्ट करते रहें, लेकिन रूस ऐसा नहीं करेगा, तो फिर राष्ट्रपति पुतिन और रूस की सेना इस बारे में साफ तौर पर कह चुकी है कि ये उन्हें किसी हालत में मंजूर नहीं होगा। कुल मिलाकर स्थिति दिखती यही है कि बातचीत होते रहेंगे, युद्ध जारी रहेगा, यूक्रेन वैसे ही तबाह होता जाएगा। लेकिन अफसोस की बात सोचिए कि -17 में लोग बिना गर्मी के, बिना हीटिंग सिस्टम के, बिना बिजली के, बिना गर्म पानी के जीने के लिए मजबूर है। तो किसी न किसी को तो इसकी जवाबदेही लेनी होगी। बिल्कुल ये स्थिति तो है, लेकिन फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई जवाबदेही लेने को तैयार है, बल्कि सब अपने अपने लक्ष्यों के लिए इस युद्ध को आगे बढ़ाते ही दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन में एयर डिफेंस के लिए मिसाइलों की कमी। यूक्रेन के पास 6 मिसाइलों की जगह सिर्फ 2 मिसाइलें हैं। हवाई हमले रोकने में नाकाम हो रही है यूक्रेन की सेना। तो देखिए, ये खबर अपने आप में यूक्रेन के लिए बड़ा झटका है। यूक्रेन में मिसाइलों की भारी कमी की खबर आ रही है। लॉन्चर्स हैं, लेकिन मिसाइलों की भारी कमी है। लॉन्चर्स में 6 की जगह सिर्फ 2 मिसाइलें यूज की जा रही हैं। अमेरिकी मिसाइल सप्लाई में भी गिरावट आई है। अमेरिका से जो सप्लाई थी वो भी कम हुई है। बड़े हमलों में मिसाइल रीलोड में समस्या आ रही है। ये एक बड़ी दिक्कत है जिसका सामना इस वक्त यूक्रेन की सेना को करना पड़ रहा है। और देखिए किस किस मिसाइल की या डिफेंस सिस्टम के मिसाइल की कमी है। देखिए, नासैम्स AIM-9 मिसाइलों की कमी है। पैट्रियट की बात करें तो PAC-3 इंटरसेप्टर मिसाइलों का अभाव दिखाई दे रहा है। F-16 जेट के लिए एयर टू एयर मिसाइल नहीं मिल रही है, यानी कि डिफेंस की भी और मारक क्षमता भी, दोनों पर भी असर पड़ रहा है। प्रभाव देखिए, मिसाइल और ड्रोन का इंटरसेप्ट रेट गिरकर 33 से 35% हो गया है। धीरे धीरे ही मान लीजिए डिफेंसलेस नजर आ रहा है यूक्रेन, और इंटरसेप्ट नहीं होने पर यूक्रेन को बड़ा नुकसान हो रहा है। रूस की तरफ से जो हमले हो रहे हैं वो निशाने पर लग रहे हैं। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को रूस ने तबाह कर दिया, और जैसा कि मनीष कह रहे थे कि इस वक्त हीटिंग बड़ा इशू है ऐसे ठंड में, और वो दिखाई दे रहा है उसका प्रभाव भी। कई इलाकों में बिजली, पानी, हीटिंग सब कुछ बंद है। संजय सोई सर, वॉर का एक चेहरा हम ये देख रहे हैं कि भाई घुटनों पर ला दिया जाए यूक्रेन को। यूक्रेन की जनता जो है इन सब चीजों से परेशान होकर ज़ेलेंस्की को ही उखाड़ फेंके। क्या 3-4 साल के अंदर जो चीज काम नहीं कर पाई आगे अब कर पाई? ये देखिए, ऐसा है कि यहाँ 2-3 बातें निकल के आ रही हैं साफ। एक तो जो रशिया ने टारगेट किया, जो पहले मैंने कहा था, मनीष जी भी यही कह रहे थे कि एनर्जी सेक्टर में कर रहा है, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और लोगों के ऊपर एक साइकोलॉजिकल बहुत प्रेशर पड़ेगा। उनका सर्वाइवल का सवाल पैदा हो जाता है कि ना तो वो खाना बना सकते, ना फिर वो ठंड में रह सकते हैं। पानी की सप्लाई भी बंद हो जाती है। दूसरी बात जो यहाँ दिखा रहा है कि आत्मनिर्भरता की कमी से क्या असर पड़ता है। रशिया आत्मनिर्भर है अपने हथियारों के मामले में, 4 साल से लड़ाई लड़ रहा है, आज भी लड़ाई लड़ने में सक्षम है। और यूक्रेन हर छोटी चीज़ के लिए पीछे उसको पश्चिमी देशों पर, यूरोप पर, अमेरिका पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, जिसका असर आज नज़र आ रहा है कि रशिया जो भारी संख्या में एयर अटैक और ड्रोन अटैक कर रहे हैं, अभी उसके ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो रहा है। वो फिर कटोरा लेके पीछे खड़ा हुआ है। फिर यूरोपियन यूनियन वाले आए हुए हैं वहाँ पर, नेटो का सेक्रेटरी जनरल आया हुआ है कि भाई आप लड़ते रहो। अमेरिका इस समय में जो बातचीत हो रही है, एक अच्छा शब्द ट्रम्प ने कहा था कि रशिया ने मेरी बात मानी, 1 हफ्ते के लिए सीज फायर किया, उसके बाद दोबारा शुरू कर दे, जिसके लिए अमेरिका कह रहा है कि शायद सीज फायर कर लेगा। लेकिन इस समय में सबसे बड़ा जो इशू है वो यूरोपियन यूनियन है, क्योंकि वहाँ पर जिस प्रकार से वो आए कि रशिया युद्ध रोकने के लिए इच्छुक नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि रशिया इस समय में ऑल आउट जा रहा है और पूरा प्रेशर डाल के इस समय में यूक्रेन को घुटने पे ले आएगा। बिल्कुल सही बात है। और देखिए, रूस यूक्रेन में सीज फायर के आसार ऐसे में नजर नहीं आ रहे। अगले 5 साल तक युद्ध खिंच सकता है। पुतिन के रणनीतिकारों की अलग राय है इसे लेकर। सीज फायर के पक्ष में नहीं है क्रेमलिन। रूसी मीडिया के हवाले से अब यह खबर सामने आ रही है। तो देखिए, आप जंग कितनी लंबी खिंच सकती है, यह सवाल हर किसी के जहन में है। लेकिन पुतिन के रणनीतिकार कह रहे हैं कि अभी
5 साल का लंबा वक्त और लग सकता है। आप सोचिए 4 साल तो होने जा रहे हैं, 5 साल तक और चलेगा युद्ध। पुतिन के दिमाग में चल क्या रहा है? पुतिन के रणनीतिकार सीज फायर नहीं चाहते। युद्ध लंबा चला तो यूक्रेनी फोर्स पस्त हो जाएगी। हथियार की कमी झेल रहे यूक्रेन पर प्रहार आसान होगा। रूसी सेना को कम से कम नुकसान होगा। पुतिन का लक्ष्य पूरे यूक्रेन पर नियंत्रण है। नाटो को सबक सिखाने का रूसी प्लान आगे बढ़ेगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हमारे सहयोगी मनीष झा इसकी जानकारी दे रहे हैं। मनीष, इसके मायने, इसके मतलब क्या हैं और क्या वाकई पुतिन अब यूक्रेन पर फुल ऑन कंट्रोल चाहते हैं? देखिए, रूस की तरफ से ये बात बार बार साफ किया जा रहा है कि वो कीव पर कब्जा नहीं चाहते, लेकिन वो कंट्रोल तो चाहते हैं। और कंट्रोल आप सोचिए ना कि अमेरिका मुनरो डॉक्ट्रिन के तहत जो है पूरे वेस्टर्न हेमिस्फेयर में कंट्रोल चाहता है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने एयरक्राफ्ट करियर को रखकर यहां पर अपना कंट्रोल चाहता है। और रूस से ये उम्मीद की जाती है कि उसका पड़ोसी मुल्क यूक्रेन में भी रूस का इन्फ्लुएंस ना रहे। तो मुझे लगता है कि क्रेमलिन दुनिया के सबसे अधिक परमाणु हथियारों को लेकर कम से कम ये बात तो एक्सेप्ट करने से रहा कि यूक्रेन में भी उसकी दादागिरी नहीं चलेगी, अगर सीधी सी बात कहा जाए। और इसीलिए आप देखिए कि यूक्रेन पर लगातार रूस के हमले फिर से शुरू हो गए हैं। ये युद्ध अब 4 साल पूरे हो चुके हैं और अब 5वें साल में हम प्रवेश करने वाले हैं। और लेकिन जिस तरीके की बात आ रही है कि अगर रूस की शर्तें नहीं मानी गई तो ये अनंत काल तक युद्ध चल सकता है। हाँ, ये बात जरूर है कि इसमें आखिरकार वो जो बात कही जाती है कि टिल द लास्ट यूक्रेनियन, कि यूक्रेन के एक एक व्यक्ति की मौत हो जाएगी, क्योंकि इसी तरह बिल्कुल मनीष, या तो किसी को हारना होगा या किसी को समझौता करना होगा, तभी ये युद्ध रुक सकता है। और रूस की स्थिति तो कहीं से भी हारने की नहीं है। रूस ने बहुत पहले कह दिया था या तो रूस रहेगा या दुनिया नहीं रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका। तमाम हमारे साथ मेहमान जुड़े थे, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया।